हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में पत्र लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पत्र लिखने सिखाएंगे संस्कृत में। संस्कृत में पत्र लिखने आपको आना चाहिए ताकि 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाए। पहले हम आपको हिंदी में और फिर संस्कृत में ट्रांसलेट कर करके हम आपको सिखला देंगे कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिता के पास कैसे पत्र लिखा जाता है। दोस्तों, पत्र लिखने का जो शुरुआत होता है उसमें आपको सबसे पहले जो पेज मिला हुआ है उसको आपको 4 भाग में बांटना है, क्योंकि एक भाग हम चौथाई के लिए छोड़ देते हैं और शेष 3 भाग में लिखते हैं। सबसे पहले आपको इधर दाहिने साइड में ऊपर में दिनांक आपको लिख देना है कि किस दिन को, किस तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आपको अगर पिता के पास पत्र लिख रहे हैं, यानी कि घरेलू जो रिश्तेदार के पास पत्र लिखा जाता है, तो अगर पिता के पास है तो पिता का जो संस्कृत होगा उसको लिखेंगे। मित्र के पास मित्र का संस्कृत, भाई के पास भाई का संस्कृत लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पिता के पास है तो श्रद्धेषु पितृ चरणेषु, यानी कि हिंदी में जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि चरण कमलों में सादर प्रणाम या मेरे प्यारे पिताजी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो उसी को लिखना है, श्रद्धेषु पितृ चरणेषु सादर प्रणाम, यानी कि पूज्य पिताजी चरण कमलों में सादर प्रणाम, इसको हम लोग लिखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि इसके बाद कैसे लिखना है। शुरुआत हम करेंगे अत्र कुशलम तत्रास्तु। इसका मतलब होता है यहाँ हम कुशल हैं, वहाँ आप भी कुशल होंगे। आगे देखिए, अत्र कुशलम तत्रास्तु भवदीयं स्नेहापूरितं पत्रम अद्यैव अहं प्राप्तवान संपूर्णम वृत्तं च ज्ञातवान। अब इसका हिंदी को समझिए। इसका हिंदी है, यहाँ कुशल हैं वहाँ भी आप सब लोग क्या होंगे, कुशल होंगे। आपका स्नेह यानी कि प्रेम भरा हुआ पत्र आज ही मुझे प्राप्त हुआ, संपूर्ण समाचार मालूम हुए। इसका अर्थ ये होगा। तो एक बार और पढ़ के इसको देखते हैं। अत्र कुशलं तत्रास्तु भवदीयं स्नेहापूरितं पत्रम अद्यैव अहं प्राप्तवान संपूर्णं वृत्तं च ज्ञातवान। आइए अब आगे देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। उसके बाद इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा ताकि हम एक साथ भी आपको पूरा सिर्फ संस्कृत हम लिख करके आपको दिखला दें। अब आगे देखते हैं। अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति, परीक्षायाम इदानी यावत् सर्वाणि प्रश्न पत्राणि सम्यक अभवन्। अब इसका हिंदी क्या होगा, तो देखिए, अब मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। परीक्षा में इस समय अभी तक सभी प्रश्न पत्र ठीक हुए हैं, यानी कि हम अच्छे से सभी प्रश्न पत्र को लिखे हैं। इसको एक बार और पढ़ते हैं। अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति परीक्षायाम इदानीम यावत् सर्वाणि प्रश्न पत्राणि सम्यक अभवन्। अब इसके आगे क्या लिखाएगा वो देख। आगे है शेष विषयानां स्थिति अपि समीचीना वर्तते, आशा से यत् परीक्षायाम उत्तमान अंकान प्राप्य कक्षायां श्रेष्ठ स्थानम प्राप्स्यामि। इसका अर्थ क्या होगा, इसको देखिए। शेष विषयों की स्थिति भी ठीक है, आशा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करूंगा। इसका ये अर्थ होता है। एक बार और इसको पढ़ते हैं। शेष विषयानां स्थिति अपि समीचीना वर्तते, आशा से यत् परीक्षायां उत्तमान अंक प्राप्य कक्षायां श्रेष्ठ स्थान प्राप्स्यामि। ये हो गया। अब इसके आगे जो लास्ट पंक्ति है उसको पढ़ते हैं। परीक्षानन्तरं शीघ्रमेव गृहम् आगमिष्यामि, पूजनीयेषु मातृचरणेषु मम प्रणामः कथनीयः, अनुजाय आशीषः। इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए, परीक्षा के बाद शीघ्र ही घर आऊंगा, पूजनीय माता जी के चरण कमलों में प्रणाम कहना और छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद। एक बार और इसको पढ़ते हैं। परीक्षणांतरं
शीघ्रमेव गृहम् आगमिष्यामि पूजनीयेषु मातृचरणेषु मम प्रणाम कथनीय अनुजाय आशीषः। और अंत में आपको लिखना है भावदीयाज्ञाकारी पुत्र, और जो नाम होगा वो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप पत्र पिता के पास लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सिर्फ संस्कृत को कैसे लिखेंगे, यही संस्कृत हिंदी को हटाकर। देखिए, अब हमने हिंदी को हटा दिया, सिर्फ संस्कृत है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले दिनांक ऊपर लिख देना है, उसके बाद आपको शुरू करना है पत्र लिखना संस्कृत में। श्रद्धेषु पितृचरणेषु सादर प्रणामः, अत्र कुशलम तत्रास्तु भवदीयं स्नेहपूरितं पत्रम अद्यैव अहम प्राप्तवान् संपूर्णमृतं च ज्ञातवान्। अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति, परीक्षायाम् इदानीं यावत् सर्वाणि प्रश्नपत्राणि सम्यक् अभवन्, शेषविषयाणां स्थितिः अपि समीचीना वर्तते। आशासे यत् परीक्षायाम् उत्तमान् अंकान् प्राप्य कक्षायां श्रेष्ठ स्थान प्रपश्यामि। क्षणानन्तरं शीघ्रमेव गृहम् आगमिष्यामि पूजनीयेषु मातृचरणेषु मम प्रणामः कथनीय अनुजाय आशीषः। और अंत में आपको लिखना है भावदाज्ञाकारी पुत्र, और अपना नाम लिख देना है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आ जाएगा 5 नंबर। दोस्तों, पत्र लिखने से पहले कुछ जानकारी हमको होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा कर चुके थे कि सबसे पहले आपको अपना जो कॉपी है उसको 4 भाग में बांट लेना है, और उस कॉपी यानी कि पन्ना को एक भाग छोड़ देना है और 3 भाग में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे दाहिने साइड में, और उसके बाद अब शुरुआत करते हैं कि हम क्या लिखेंगे प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने में। सबसे पहले ऊपर में हम लिखते हैं सेवायाम, उसके बाद माननीय प्राचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय भी लिख सकते हैं। उसके बाद राजकीय उच्च विद्यालय सरैया मुजफ्फरपुरम, ये जगह का नाम है। आपका जहाँ भी स्कूल होगा उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे आप सेवायाम जहाँ से शुरू किए हैं वहीं से आपको नीचे शुरू करना है विषय लिखने की, कि आपका विषय क्या है। तो विषय में है शुल्क मुक्त आवेदन पत्रम, तो शुल्क माफी के लिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम आपको पहले बताएंगे कि संस्कृत में कैसे लिखें और उसका ट्रांसलेट हिंदी में करके भी बताएंगे, और इसी वीडियो में जब ये हम बता देंगे तो उसके बाद हम बताएंगे कि पूरा संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा। दोनों तरीका से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले उसके बाद हम लिखेंगे विषय के बाद महोदय सविनयं निवेदनम अस्ति यत् अहं विद्यालये 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि, मामु एक पिता एकः लिपिकः अस्ति। अब इसका हिंदी क्या हुआ, इसको देखिए। सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरे पिता एक क्लर्क हैं। आइए इसके संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहं विद्यालये 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि, ममो पिता एकः लिपिकः अस्ति। अब इसके आगे क्या लिखेंगे सो देखिए। तस्य मासिकं वेतनं 5,000 रूप्यकाणि मात्रमेव अस्ति, ममो एकः भ्राता 7वीं कक्षायां भगिनी च 5वीं कक्षायां पठति। अब इसका अर्थ क्या होगा उसको देखिए। उनका मासिक वेतन मात्र 5,000 रुपये है, मेरा भाई 7वीं कक्षा में है और मेरी बहन 5वीं कक्षा में है। आइए इसके संस्कृत को एक बार और रिवीजन करते हैं। तस्य मासिकं वेतनं 5,000 रूप्यकाणि मात्रमेव अस्ति, ममु एकः भ्राता 7वीं कक्षायां भगिनी च 5वीं कक्षायां पठति। अब इसके आगे क्या लिखेंगे देखिए।
अस्माकं कुटुम्बयः निर्वाहम् अतीव कठिनेन भवति। अहं शिक्षण शुल्क अपि दातुम असमर्था। अब इसका अर्थ क्या है सो देखिए, हमारे परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है और मैं ट्यूशन फीस देने में भी असमर्थ हूँ। एक बार और संस्कृत को पढ़ते हैं। अस्माकं कुटुम्बयः निर्वाह अतीव कठिनेन भवति। अहं शिक्षणं शुल्क अपि दातुम असमर्थाः अस्ति। ये हो गया। अब अंत में क्या लिखते हैं सो देखिए। अब अंत में क्या लिखेंगे सो देखिए, पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना होगा। अतः शुल्क क्षमापनार्थ प्राप्ते अहम आशये अत्र भवान् मम एतो प्रार्थनां स्वीकृत्य अनुगृह्यति। इसका अर्थ क्या होगा? इसलिए मैं फीस यानी माफ़ी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और मुझ पर दयालु होंगे। इसका एक बार और संस्कृत को पढ़ते हैं। अतः शुल्क क्षमापनार्थ प्रार्थे अहम आशये अत्र भवान् ममो एतो प्रार्थना स्वीकृत्य अनुगृह्यति। और अंत में लिखते हैं भावताम आज्ञाकारी छात्र, और अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा। ये आपका इस तरह से आपको लिखना होगा एग्जाम में। अब हम बताते हैं आपको कि पूरा सिर्फ संस्कृत कैसे लिखेंगे बिना हिंदी के। देखिए, अब हमने हिंदी को हटा दिया है और आपको पूरा एक प्रारूप बता देते हैं। सबसे पहले दाहिने साइड में आपको दिनांक लिखना है, उसके बाद ऊपर में लिखेंगे सेवायाम, और जहाँ से सेवा खत्म हो रहा है वहाँ से नीचे लिखेंगे माननीय प्राचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय सरैया मुजफ्फरपुरम। जहाँ भी विद्यालय का होगा वो एड्रेस देना है। उसके बाद विषय में लिखना है शुल्क मुक्त आवेदन पत्रम। हम आपको बता रहे हैं कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए लिखना है, यानी शुल्क माफ़ करने के लिए। चलिए अब नीचे लिखेंगे, जहाँ से सेवायाम लिखे थे वहीं से विषय लिखेंगे और वहीं से महोदय लिखेंगे, पैराग्राफ का ध्यान को रखते हुए। आगे देखिए, सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम विद्यालये 10वीं कक्षायां छात्रः अस्मि। ममो पिता एकः लिपिकः अस्ति। तस्य मासिक वेतनं 5,000 रूप्यकाणि मात्रमेव अस्ति। और ममो एकः भ्राता 7वीं कक्षायां भगिनी च 5मीं कक्षायां पठति। अस्माकं कुटुम्बस्य निर्वाहम् अतीव कठिनेन भवति। अहं शिक्षणं शुल्कः अपि दातुम् असमर्थः अस्ति। अतः शुल्कः क्षमापणार्थः प्राप्ते अहम आशये अत्र भवान् मम एतो प्रार्थनां स्वीकृत्य अनुगृह्यति। और अंत में लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी छात्र, और अपना नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, क्रमांक लिखना है। इस तरह से अपने विद्यालय में जो आपका एड्रेस है वो चीज़ आपको दे देना है। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी टीचर के पास आप पत्र लिख सकते हैं संस्कृत में। होली को हम लोग संस्कृत में होलिकोत्सव भी कहते हैं, यानी कि होली का त्योहार। आइए होली पर हम लोग शुरू करते हैं निबंध को लिखना। एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा, फिर हम इसको हिंदी में भी समझाएंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। होलिकोत्सवः सर्वजनानां कृते प्रियः उत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः भारतस्य प्रसिद्धः उत्सवः अस्ति। पुरा हिरण्यकश्यपु नाम राजा अभवत्। तस्य पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्तः अभवत्। इसका हिंदी क्या हुआ? होली हर किसी का पसंदीदा त्योहार है और यह त्योहार भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार भी है। पूर्व काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त बन गया। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है हिरण्यकश्यपु स्वपुत्रं मर्यातुम अयतत परंतु प्रहलादः ईश्वर प्रसादेन सुरक्षितः आसीत्। इसका हिंदी क्या होता है? हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन
भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया, यानी कि सुरक्षित था। आइए अब आगे देखते हैं। हिरण्यकश्यपु स्वभगिनी होलिका प्रहलादस्य वधस्य कृते नियोजयत्। अग्नौ होलिका तु भस्मात् अभवत्, परं प्रहलादः सुरक्षितः आसीत्। अन्ते च भगवान् नरसिंहः हिरण्यकश्यपुम् अमरयत्। होलिका दहनमुदीय होलिकोत्सवः प्रारभतः। इसका हिंदी क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को काम पर लगाया। होलिका आग में जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित था। अंततः भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। होलिका दहन के साथ ही होली का त्योहार शुरू हो गया। अयम उत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां मन्यते। मतलब होता है यह त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। होलिकोत्सवे जना परस्परं रंगजितम जलं प्रक्षिपन्ति। उसके आगे जनः उत्सवसरे नृत्यन्ति गायन्ति च, अतः इदं पर्व मानवानां कृते अद्वितीयम उपहारमस्ति। इसका मतलब क्या होता है कि होली के त्योहार के दौरान लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी को फेंकते हैं, यानी कि रंग फेंकते हैं। उत्सव के दौरान लोग नाचते हैं, गाते हैं, अतः यह त्योहार मनुष्य के लिए एक अनुपम उपहार है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग संस्कृत में होली पर निबंध लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हिंदी को हटा देते हैं और एक बार और आपको अच्छे से पढ़ के सिर्फ संस्कृत में समझाते हैं, ताकि आपको पढ़ने आ जाए, जिससे कि आप कुछ लाइन इसका याद रख सके और आपको याद करने के समय दिक्कत ना हो। आइए शुरू करते हैं। होलिकोत्सवः सर्वजनानां कृते प्रियः उत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः भारतस्य प्रसिद्धः उत्सवः अस्ति। पुरा हिरण्यकश्यपु नाम राजा अभवत्। तस्य पुत्र प्रहलादः ईश्वरभक्तः अभवत्। हिरण्यकश्यपु स्वपुत्रं मर्यतुम् अयतत, परंतु प्रहलादः ईश्वरः प्रसादेन सुरक्षितः आसीत्। हिरण्यकश्यपु स्वभगिनीं होलिकां प्रहलादस्य वधस्य कृते नियोजयत्। अग्नौ होलिका तु भस्मात् अभवत्, परं प्रहलाद सुरक्षितः आसीत्। आगे है। अन्ते च भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपुम् अमर्यात्। होलिका दहनमुद्देश्य होलिकोत्सवः प्रभतः। अयम् उत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां मन्यते। होलिकोत्सवे जनाः परस्परं रंगजितं जलं प्रक्षिपन्ति। जनाः उत्सववासरे नृत्यन्ति गायन्ति च, अतः इदं पर्व मानवानां कृते अद्वितीयम उपहारम अस्ति। दोस्तों, इस प्रकार से होली पर जो निबंध है उसको संस्कृत में हमने आपको पढ़ करके बताया। आप इसका पूर्ण रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि होली पर अगर आए तो आप अच्छे से लिख पाएं। चलिए, छात्र जीवन पर निबंध कैसा लिखा जाता है सीखते हैं। सबसे पहले संस्कृत में और उसका ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाएंगे, और उसके बाद फिर आपको पढ़ने और याद करने भी सिखाएंगे सिर्फ संस्कृत में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छात्र जीवन में व मानव जीवनस्य प्रभात वेला आधारशिला च वर्तते। तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपको। समस्त जीवनस्य विकासस्य हसस्य वा कारणम एत जीवनमेव अस्ति। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन, छात्र जीवन ही मानव की प्रभात वेला और आधारशिला है। समस्त जीवन के विकास या ह्रास का कारण यही जीवन है। अब इस संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा है, इसको समझते हैं। छात्र जीवन में व मानव जीवनस्य प्रभात वेला आधारशिला च वर्तते। समस्त जीवनस्य विकासस्य हसस्य वा कारणम एतत् जीवनमेव अस्ति। अब आगे देखते हैं, 2 लाइन और।
वस्तुतः विद्यार्थी जीवनम साधनमयम जीवनम अध्ययनम परम तपः उच्यते। छात्र जीवने परिश्रमस्य महती आवश्यकता वर्तते। अब इसका हिंदी क्या हुआ? वास्तव में विद्यार्थी जीवन जो है साधनमय जीवन है। अध्ययन सबसे बड़ा तप कहा गया है। छात्र जीवन में परिश्रम की बहुत आवश्यकता है या होती है। अब इस संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं। वस्तुतः विद्यार्थी जीवनम साधनमयम जीवनम अध्ययनम परमं तपः उच्यते। छात्र जीवने परिश्रमस्य महती आवश्यकता वर्तते। आइए अब आगे का 2 लाइन और पढ़ते हैं। यह छात्र आलस्यं त्यक्त्वा परिश्रमेण विद्यायनेन करोति एवं सफलं लभते। अतएव छात्रः प्रभात काले ब्रह्म मुहूर्ते एवं उत्थानतव्यम कस्मैचित् कालाय ब्राह्मणये अनिवार्यम। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जो छात्र आलस्य को छोड़कर परिश्रम से विद्या का अध्ययन करता है वही सफलता पाता है। इसीलिए ही छात्रों को प्रभात काल या ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह में उठना चाहिए। कुछ समय के लिए घूमना भी बहुत अनिवार्य होता है। इसके संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं। यह छात्रा आलस्यं त्यक्त्वा परिश्रमेण विद्यायेन करोति सः एव संकल्प्यः लभ्यते। एव छात्रः प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्ते एवं उत्थानतव्यम कस्मैचित् कालाय ब्राह्मणये अनिवार्यम। अब आगे का 2 लाइन और पढ़ते हैं। ततः प्रतिनिवृत्त्यः स्नान संध्योपस्नादिकम् विद्यायाः अध्ययनं कर्तव्यं तदनन्तरं च लघु सात्विक भोजनं दुग्ध च महित्वा विद्यालयं गंतव्यम। इसका अर्थ क्या हुआ? वहाँ से लौटकर स्नान संध्या उपासना आदि करके अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा भोजन और दूध पीकर विद्यालय भी जाना चाहिए। इस संस्कृत को एक बार और पढ़ते हैं। तोड़ तोड़ के पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए। आप भी तोड़ तोड़ के पढ़िएगा कि आपको भी समझ में आएगा। देखिए, ततः प्रतिनिवृत्त्यः स्नान संध्योपस्नादिकं विद्यायाः अध्ययनं कर्तव्यं तदनन्तरं च लघु सात्विक भोजनम दुग्ध च महित्वा विद्यालयं गंतव्यम। और अंत में अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और होगा। आगे है तत्र गत्वा गुरुनं नत्वा अध्ययनं कर्तव्यं छात्रये असत्यवादं न कदापि गंतव्यम। छात्र जीवनं पूर्णतः अनुशासनबद्धः भवति। विद्यार्थी जीवने एव समस्तानां मानवोचित गुणानां विकासः भवति। इसका अर्थ क्या हुआ? वहाँ जाकर गुरुजनों को प्रणाम करके अध्ययन करना चाहिए। छात्रों को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अत्र यानी पूरे जीवन परिपूर्ण रूप से अनुशासनबद्ध होता है। विद्यार्थी जीवन में ही समस्त मानव उचित गुणों का विकास होता है। एक बार और संस्कृत को पढ़ते हैं। तत्र गत्वा गुरुनं नत्वा अध्ययनं कर्तव्यं छात्रः असत्यवदं न कदापि कर्तव्यम। छात्र जीवनं पूर्णतः अनुशासनबद्धः भवति। विद्यार्थी जीवने एवं समस्तस्तानां मानवोचित गुणानां विकासः भवति। और अंत में अतः तेषां सम्यक् रक्षणं पोषणं च कर्तव्यम। इसका अर्थ होता है इसीलिए उनकी अच्छी तरह से रक्षा और पोषण भी करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हिंदी को हमने हटा दिया है और सिर्फ संस्कृत को एक बार अच्छे से पढ़ा देते हैं आपको, ताकि आपको याद करने में इसको एकदम सहूलियत हो। तो चलिए, छात्र जीवन पर हम सिर्फ संस्कृत में पढ़ते हैं। छात्र जीवन में वह मानव जीवनस्य प्रभात वेला आधारशिला च वर्तते। समस्त जीवनस्य विकासस्य हस्याव कारणम एतत् जीवनमेव अस्ति। वस्तुतः विद्यार्थी जीवनं साधनमयं जीवनम् अध्ययनं परं तप उच्यते। छात्र जीवने
परिश्रमस्य महती आवश्यकता वर्तते। य छात्राः आलसां त्यक्त्वा परिश्रमेण विध्ययनं करोति स एव सफलं लभ्यते। एत एव छात्रः प्रातः काले ब्रह्ममुहूर्ते एव उत्थातव्यं। कस्मैचित् कालं ब्राह्मणे अनिवार्यं। ततः प्रतिनिवृत्य स्नानसन्ध्योपासनादिकं विद्याय अध्ययनं कर्तव्यम्। और अंत का 4 लाइन है, तदंतरं च लघु सात्विक भोजनं दुग्ध च महित्वा विद्यालयं गन्तव्यं। तत्र गत्वा गुरुनं नत्वा अध्ययनं कर्तव्यं। छात्रे असत्यवादनं न कदापि कर्तव्यं। छात्र जीवनं पूर्णतः अनुशासनबद्धः भवति। विद्यार्थी जीवने एवं समस्तानां मानवोचित गुणानां विकासः भवति। अतः तेषां सम्यक् रक्षणं पोषणं च कर्तव्यम्। आज हम जानेंगे अस्माकं देशः यानी कि भारतवर्ष या अस्माकं देश पर किस तरह से हम लिखेंगे एक लेख। पहले हम हिंदी और संस्कृत दोनों में ट्रांसलेट करके अच्छे से समझेंगे और इसके बाद पुनः हम आपको सिर्फ संस्कृत में भी पढ़ करके अच्छे से समझा देंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। शुरू करते हैं। भारतवर्ष अस्माकं देशः अस्ति। एक बार और पढ़ते हैं। भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति। अस्य भूमि विविध रत्नानां जननी अस्ति। अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति। विद्यालयः अस्य प्रहरी अस्ति। अब इसका हिंदी क्या हुआ इसको भी समझ लेते हैं। भारतवर्ष हमारा देश है, इसकी भूमि विभिन्न रत्नों की जननी है, इसकी प्राकृतिक शोभा अनुपम है, हिमालय इसकी प्रहरी है। जब भी कभी कोई लेख आप लिखते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय देते हैं। तो ऊपर का जो 2 लाइन होगा आपका परिचय वाला होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 8-10 लाइन का ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। एषः उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते सागरः अस्य चरणौ प्रक्षाल्यति अनेकाः पवित्रात्माः नद्यः अत्र वहन्ति गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभृतयः नद्यः अस्य शोभनां वर्धयति। अतः देशः सर्वासां विद्यानां केंद्रम् अस्ति। अब इसका अर्थ क्या हुआ इसको देखिए। यह उत्तर में मुकुटमणि के समान सुशोभित होता है, सागर इनके चरणों को धोता है, अनेक पवित्र नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, जैसे गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना नदियाँ इनकी शोभा बढ़ाती हैं। यह देशों में सभी विद्याओं का केंद्र है। इस सिर्फ संस्कृत एक बार पढ़ करके हम देखते हैं एक बार फिर से। एषः उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते सागरः अस्य चरणौ प्रक्षाल्यति अनेकाः पवित्रात्माः नद्यः अत्र वहन्ति गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभृतयः नद्यः अस्य शोभनां वर्धयति। अथं देशः सर्वासां विद्यानां केंद्रम् अस्ति। आइए अब आगे देखते हैं। अब आगे का 4 लाइन और है, बस देखिए यहाँ पे। अयं अनेक प्रदेशु विभक्तः अत्र विविध धर्मावलंबिनः संप्रदायिनः जनाः निवसन्ति। अस्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठाः अस्ति। अब इसका अर्थ क्या हुआ। यह अनेक प्रदेशों में विभक्त है, यहाँ अनेक धर्मों तथा संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। इसकी संस्कृति धर्म और परंपरा श्रेष्ठ है। संस्कृत को एक बार और पढ़िए। अयं अनेक प्रदेशु विभक्तः अत्र विविध धर्मावलंबिनः संप्रदायिनः जनाः निवसन्ति। अस्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठाः अस्ति। अब आगे का संस्कृत देखते हैं 2 लाइन और। अयं भूस्वर्गः अपि वर्तते ईश्वरस्य अवतारः अस्मिन् देशे संजातः। संकट काले वयं क्षुद्रभेदान् परित्यज्य देशाहितं चिन्तयामः। इसका अर्थ क्या हुआ।
यह पृथ्वी का स्वर्ग भी है। ईश्वर के अवतार इसी देश में हुए। संकट के समय हम छोटी छोटी बातों को छोड़कर देश के हित के लिए सोचे, यानी बातों को छोड़कर देश हित के लिए सोचे। और इसीलिए कहा गया है कि जननी और स्वर्ग भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। तो दोस्तों, जो आपका कोई भी लेख होगा संस्कृत में, वह बहुत छोटा होता है और उसमें अंक भी अधिक मिलता है। तो आपको ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट में ही बताए हैं और अच्छे तरीका से। आइए सिर्फ संस्कृत को हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और हिंदी को हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने संस्कृत को ही सिर्फ रखा है और हिंदी को हटा दिया है। इसको पढ़ करके अच्छे से पढ़ने सीखते हैं पहले, और फिर आप याद कर लीजिएगा। भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति, अस्य भूमि विविध रत्नानां जननी अस्ति। दोस्तों, आप हमारे भाषा को पकड़िएगा ताकि आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत ना हो। अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति, हिमालयः अस्य प्रहरी अस्ति, एषः उत्तरे मुकुटमणिः इव शोभते, सागरः अस्य चरणौ प्रच्छल्यति, अनेकाः पवित्रात्मा नदः अत्र वहन्ति, गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभृतयः नदः अस्य शोभनाः वर्धयति। और अंत का 4-5 लाइन। अथंग देशा सर्वासां विद्यानां केंद्रम अस्ति, अयं अनेक प्रदेशु विभक्तः, अत्र विविध धर्मावलंबिनः संप्रदायिनः जनाः निवसन्ति, अस्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठा अस्ति, अयं भूगर्भः अपि वर्तते, ईश्वरस्य अवताराः अस्मिन् देशे सजाताः, संकट काले वयं क्षुद्रभेदानां परित्यज्य देशहितं चिंतयामः। दोस्तों, इस प्रकार से जो अस्माकम देश पर था, यानी कि भारतवर्ष पर जो निबंध था, यहाँ पर आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको कई पिछले वीडियो में बताया है कि अगर इसी तरह का आपको टॉपिक चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में PDF ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। YouTube पर जुड़ने के लिए आपको ध्यानलाइन X को सर्च करना है और सब्सक्राइब करना है, और जितने भी सोशल मीडिया हैं वहां सिर्फ ध्यानलाइन आप सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल का लोगो आ जाएगा और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और फ्री में PDF चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम फ्री में PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें।